चलो, आपकी एनसीईआरटी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या फर्स्ट यूनिट पूरी है, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। छोटे क्लास में भी आपने इस तरीके के टाइटल का चैप्टर पढ़ा होगा। ओके, आप डेप्थ को समझना है, समझ में आ रहा है आपको? वो चैप्टर था, ये यूनिट। तो वेरिएशंस होंगे इसमें। जो आप डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अपने आप में बहुत ब्रॉडर टर्म है बेटा। डाइवर्सिटी मतलब कुछ भी, जो भी लिविंग है सब आ गया इसके अंदर, तो कुछ बचता नहीं है। अर्थ पे अगर आपने लिख दिया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो पूरी की पूरी डाइवर्सिटी यहाँ पे हिडन। ओके, तो वेरिएशंस होंगे इसमें, कॉन्सेप्ट्स आएंगे। बट इस चैप्टर में फर्स्ट में आपको जिसमें लिविंग वर्ड है, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा लिविंग वर्ड को समझना है, कैसे उनके टैक्सोनॉमिक स्टडी होती है और क्या चीज टैक्सोनॉमिक स्टडी में हेल्पफुल होता है, किस तरीके के आप डॉक्यूमेंट को या किस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज करके आप टैक्सोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं। तो यूनिट में पूरे आपके 4 चैप्टर है। वेटेज में आपको बता देती हूँ कि पूरे यूनिट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे 6 to 12 क्वेश्चन का रेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें किंगडम भी है। तो 90 में 6 to 12 क्वेश्चन ये यूनिट कवर कर सकती है। मिनिमम 6, मैक्सिमम 12 तक जा सकते। ओके, लिविंग वर्ड जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका आप 2 to 3 या 1 to 1, आप 1 to 2 कर, ठीक है। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन, वो अपने आप में लेंथी क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो एग्जाम्पल बेस्ड या क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो अपने आप में एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन तो वो कन्वर्ट कर देंगे मैच द कॉलम में, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, साइंटिफिक नेम, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, इस तरीके का जब क्वेश्चन बनता है, तो जो पहले रेंज हुआ करता था उस रेंज को यू कैन मिनिमाइज 1 to 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, जो आज स्टार्ट होगा। सेकंड चैप्टर आएगा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन को देखना है कि विटेकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या पैरामीटर्स है और कैसे क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन के सिस्टम कैसे इवॉल्व। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर रहेगा प्लांट किंगडम। पहले लिविंग वर्ड, लिविंग के अंदर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में फोकस करना है प्लांट पे तो अलग चैप्टर, पे फोकस करना है एनिमल में तो लास्ट चैप्टर। ओके बच्चा, ये तो है पूरा कंप्लीट यूनिट। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल। मैंने ये पहली यूनिट पहला चैप्टर क्यों नहीं लिया, उसका रीजन भी बता देती हूँ। दिस इज ह्यूज, ये बहुत ज्यादा है। पहले आप बायोलॉजी को समझो, उसके बेसिक्स को समझो, सेल को समझो, बायोमोलिक्यूल को समझो, फिर डाइवर्सिटी की बात कर लेंगे। और यहाँ पे थ्योरी है, यहाँ पे याद करने वाली चीज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको मेडिकल में जाके एकदम आपको ह्यूमन डिजीज को टेक करने में पैरामीटर्स होते हैं, सब जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है। बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज टोटली थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी है यहाँ पे बहुत सारी, और आपको इसमें अगर हम एग्जांपल और सब चीजें शुरू में दे देते तब तक बायो से भाग। ओके, अभी तुम लोग समझ रहे हो कि हाँ सेल बढ़िया था, बायोमोलिक्यूल अच्छा था। अब थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर है, यूनिट है, तो इसको भी खत्म करना ही है, क्योंकि स्कोरिंग है। आएगा यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एग्जांपल्स, ये सारी चीजों से आए हुए। फंजाई से रिलेटेड आया हुआ है, बैक्टीरिया से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आया हुआ है। अब अगर हम कहें कि लिविंग वर्ल्ड इसकी बेसिस क्या है, तो सबसे पहले तुम देखो यहाँ जहाँ यूनिट स्टार्ट हो रही है वहां पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, और उसके जस्ट चैप्टर के भी पहले यूनिट पे जाओ, यूनिट पे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के पहले एक पैराग्राफ है। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं मिस करनी है, तो ऐसा नहीं कि चैप्टर से स्टार्ट हो। हर यूनिट के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है बेटा, वो भी मार्किंग आपको रखनी है। क्या लिखा है वहां पे? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म। इतने बड़े वाले बायोलॉजिस्ट तो हम अपने आप को समझते ही है कि ये लाइन हमको समझ में आती है। बायोलॉजी का मीनिंग ही मैम ने बता रखा है, ठीक है। बायो प्लस लोगस, बायो मीन्स लिविंग, स्टडी, लोगस मीन्स स्टडी। लिविंग की स्टडी करने वाली ब्रांच क्या है? बायोलॉजी। एंड लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है लिविंग, लिविंग क्यों है, ये सारा यहाँ पे आ जाता है। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organisms,
ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की बात हो रही होगी। आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक ह्यूज व्हेल मछली को देख लो, या आप बड़े बड़े बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इनको इनकी बात कर लो, आप अगल बगल अपने एनिमल्स को देख लो, सब डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है बेटा, तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनएनिमेट, एनिमेटेड मूवी सुना, एनिमेटेड कोई भी आप क्लिप देखते हो एनिमेटेड होती है, वो लिविंग तो नहीं है लेकिन वो एनिमेट है, उसी से टर्म ले लिया है। इन एनिमेट मैटर मतलब नॉन लिविंग, कुछ और अलग नहीं है ये किसके बारे में बात कर रहा है, नॉन लिविंग के बारे में। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके क्लियर। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर लाइक विंड, सी, फायर। देखो बेटा, सारी चीजें तुम्हें कहानी, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आज स्टार्ट होगा, इसकी बहुत सारी बातें मैंने बेसिक बायोलॉजी में कर दी, समझ में आते हैं कैसे लाइफ ओरिजिन हुई, जो ये कहानियां कह रहा है ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। नॉन लिविंग, लिविंग क्या होता है ये सब पता है, मेन टैक्सोनॉमी है यहाँ पे। तो अर्ली मैन क्या करेगा, पहले तो अपने रहने खाने जीने का इंतजाम करेगा, उसको पढ़ाई क्यों करनी, क्यों करेगा, खुद तो आदिवासी बना इधर से उधर घूम रहा है, तो पढ़ाई तो नहीं करेगा। वो ये समझ रहा है कि हाँ ये पानी है, हमें कुछ अजीब सा फील हुआ, उसे तो ये भी नहीं पता कि प्यास लगना क्या होता है। ठीक है, वो क्यों पानी की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको उसकी बॉडी की कुछ मैकेनिज्म हुई होगी जिससे उसको प्यास जैसा फील आया होगा, और उसने बहता हुआ पानी देखा होगा, झरने देखे होंगे, और उसको जैसे पिया होगा तो फिर उसे समझ में आया होगा हाँ मुझे जो प्रॉब्लम थी वो इस पानी को पीने से सॉल्व हो। इतना अर्ली मैन का बस इतना ही अप्रोच था। ठीक है, फिर क्या अप्रोच आता था कि हम एनिमल्स कैसे रखें, शेर आ रहा है, दो शेर के सामने शेक हैंड करने गया होगा, दो चार को उसने अटैक किया, तो फिर बाकी जो 5 बच्चे वो उनको पता है कि भाई ये वाइल्ड एनिमल है, इससे दूर रहना है। समझ में आ रहा है, गाय आसपास दिखी होगी, उससे दूध दिखा होगा उन्हें, तो उनको समझ में आएगा ये हमारा पेट एनिमल बन सकता है, ये हम पी सकते हैं, ये हम खा सकते हैं। तो एक अर्ली मैन वाला जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग और लिविंग में एक डिस्क्रिमिनेट किया होगा, फिर उसने क्या देखा होगा कि हमारे काम की चीज क्या है और हमारे बचने की चीज क्या है, कौन हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, कौन हमें हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके बहुत बाद में आया था सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर। पहले तो घूमना फिरना जंगलों में यही सब था, केव में रहना, ये सब आया था। ठीक है, पत्थर से आग निकालना, ये सब पढ़ा होगा तुम। तो ये सब चीजें जब चल रही है तो वो क्या देख रहा है कि अपने चारों तरफ हवा को फील किया उसने, समुद्र देख लिया, आग देख ली। ठीक है, तो ये सब कैसे हुए, नॉन लिविंग जो चारों तरफ प्रेजेंट है। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट, a common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe of fear that they evoked. वो स्टडी कर रहे थे कि वो जो एक उनके बीच में सब चीजें चल रही हैं, किस तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है। आग है तो आग से दूर रहना है, पानी है तो पानी ठंडक पहुंचा रहा है या पानी हेल्प कर रहा है। ठीक है, आग को किसी और तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। अब उसने आग जलाई नहीं, लेकिन नेचुरल कंडीशन में भी आपको पता है कि जो बिजली कड़कती है उन सबसे आग लग सकता है, सूखे पत्ते पड़े हो तो। ठीक है, तो नेचुरली फायर वगैरह लगते हुए तो वो इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. बहुत बाद में आया। ओके, एक तो ह्यूमन बाद में आया, दूसरा ह्यूमन की स्टडी तब आएगी जब ह्यूमन स्टडी करेगा। खुद ही पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कब बनेंगे तो हम ही पढ़ेंगे। ओके, कोई दूसरा जानवर तो हमें पढ़ लिख के बताया नहीं कि ये रिसर्च पेपर हमने फोकस किया था, अब ह्यूमन तुम लोग पढ़ लो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो दूसरे ग्रह वाली थ्योरी है, एलियंस वाली थ्योरी, उसके भी बहुत सारे प्रूफ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि है। तो मतलब ये सब बिगेस्ट तो बहुत बाद में ही होगा, बहुत बाद में आएगा कि हाँ आप अपनी हिस्ट्री पढ़ो। सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोस वर्ड सब रिलेटेड आता है, ह्यूमन जनरेटेड, ह्यूमन क्रिएटेड। क्लियर, व्यू ऑफ बायोलॉजी, इंसान की नजर में बायोलॉजी क्या है, कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। अब धीरे धीरे प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया, उसी प्रोग्रेस में क्या आया कि आप क्लासिफाई करोगे, भाई इतनी सारी चीजें दिख रही है उसको आप कैसे स्टडी करोगे जब तक आप उसका सिस्टम नहीं बनाओ। हर चीज के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्लासेस का सिस्टम है,
अभी बगल में ऋषिकेश सर भी बोलने लगे, इधर सुनील सर भी बोलने लगे, रमेश सर को भी बुला लेते हैं। चारों टीचर एक साथ बोल रहे हैं, किसकी बात समझ में आएगी? किसी की नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो सिस्टम चाहिए। तो प्रॉपर वे में हम क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड। आप जब भी कोई अननोन चीज को देखते हो तो आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कोई छोटा सा भी यहाँ इंसेक्ट जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आप बोलोगे अरे ये पहली बार देखा है, लेकिन आप ये थोड़ी बोलोगे कि ये हमें वेल मछली जैसा दिखता है। तो जो ऑलरेडी नॉलेज है उससे हम नए को एक सिमिलरिटी बेसिस पे सर्च करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एलियन आएगा, एलियन जैसा मूवीज में दिखाता है, जैसे आमिर खान को दिखाया तो उसने क्या दिखाया, कान बड़े दिखा दिए थोड़े से। ठीक है, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो भी आप उसको रिलेट किससे करोगे कि हाँ ह्यूमन जैसा है। ह्यूमन नहीं है लेकिन ह्यूमन जैसा है। राक्षस वगैरह बनते हैं जब मूवीज में, तो राक्षस भी वैसे ही बनता है, 2 हाथ 2 पैर रखते हैं, 10 सर बना देते हैं। मतलब रावण जी को तो मैं राक्षस नहीं बोलती भाई। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान थे वो, ज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे एक्चुअली। रावण अपने जमाने के साइंटिस्ट। ओके, रावण ने ऐसी कोई बहुत महान गलती नहीं की थी जितनी आजकल लोग हर दूसरे घर में हो रही है गलतियां, वैसी गलती रावण ने कुछ नहीं की थी। बट वो भगवान और दानव वाली बात है तो उस पर नहीं जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी जो स्टडी है उसको नए लोग को पढ़ने के लिए जरूरी है, और जो नहीं स्टडीड है उसको जो डिस्कवरी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि ऑलरेडी वो किससे मिलता जुलता है उसके आसपास उसको रख देंगे। समझ में आ रही बात? तो नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये आपको भी चैप्टर के अंदर भी पढ़ना है। The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities. Similarities, dissimilarities. आप किसी चीज को क्लासिफाई करोगे, अब छोटे छोटे एग्जांपल बहुत बार दिए हैं मैंने। अगर मैंने बोला कि भाई 100 गेंद है, 100 बॉल रखी है, इनको आप क्लासिफाई करो, तो या तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज करा सकती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल करा सकती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कलर करा सकते हैं। ठीक है, टेनिस की बॉल है, सारी टेनिस की बॉल एक साइड कर दो। क्रिकेट की बॉल है, सारी क्रिकेट की बॉल एक साइड कर दो। जंपिंग बॉल है, सारी बॉल एक साइड कर दो। तो कुछ तो प्रॉपर्टी चाहिए जिसकी वजह से हम उसके बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखते हुए सिमिलरिटी के साथ साथ में रख देंगे और डिसिमिलरिटी में अलग ग्रुप बना देंगे। फिर वो डिसिमिलरिटी वाले ग्रुप में आपस में सिमिलरिटी होगी। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन तक पहुंचते हैं। तो शेयरिंग ऑफ डिसिमिलरिटीज among living organisms both horizontally and vertically। अब इसको समझें, ग्रोथ उनकी कैसे हो रही है, किस तरीके से वो आप एवोल्यूशन में देखोगे तो वो अपने पीछे वालों से और अपने आगे वालों से दोनों से उनकी शेयरिंग चले। ओके बच्चा, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर से रिलेशन तो है ही बेटा, क्योंकि ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, जो आपने एक समंदर खत्म कर रखा है। एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव ऑन दिस अर्थ, उससे भी सिमिलरिटी हो सकती है। आपको एक बहुत प्यारी सी चीज बताते हैं, ये सब में तो हम बोलने लगते हैं तो बहुत बोलते हैं इसलिए हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आप डायनासोर के स्ट्रक्चर को देखो और उसको स्विंग करते जाओ, और फिर आप मुर्गे के स्ट्रक्चर को देखो, मुर्गे हैंकॉक जो देखते हो, ठीक है, और डायनासोर के पंख लगा दो तो आपको वो एक जैसे स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा। आप हंस के स्ट्रक्चर को देखो, हंस अगेन एक बर्ड है, स्वान, ठीक है। अब डायनासोर की नेक को देख लो, तो उसका साइज भले ही कितना हो लेकिन बेसिक सिमिलरिटीज कुछ तो है। तो यहीं से ओरिजिन हुआ, यहीं से ओरिजिनेशन सब चल रहा है। रेप्टाइल्स, बर्ड सब आपस में रिलेटेड है। मैमल्स के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो रेप्टाइल में पाए जाते, रेप्टाइल के कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो बर्ड्स में पाए जाते। तो देयर इज कॉमन कैरेक्टर्स, देयर इज डिफरेंस कैरेक्टर्स। समझ में आया? जैसे ठीक है, आप डायनासोर पे मत जाओ, लेकिन छोटा सा तुम एक टाइगर देखो और बिल्ली देखो, कैट और टाइगर में तुम्हें बहुत सारी अपीयरेंस में सिमिलरिटी दिख जाएगी, बिहेवियरल नहीं, लेकिन वो कैसे दिख रहे हैं, उनकी आंखें कैसी है, उनका हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब किस तरीके से स्ट्रक्चर है, उनके बॉडी पे पैटर्न कैसा है, ये आपको पूरा मिनी क्रिएचर दिखेगा टाइगर का, कैट। समझ में आ रहा है? और दोनों कैट फैमिली, एक ही फैमिली के दोनों मेंबर। समझ में आई बात? तो बहुत सारी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज हैं। और रिविलेशन
which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। अब धीरे से एकदम आगे बढ़ गए। अब हमें तो अपने फायदे की चीज दिख रही है भाई, इससे तो हम चाय पत्ती निकालते हैं, इससे तो हम मेडिसिन ले रहे हैं, इससे तो हमारा एपीकल्चर चल रहा है, या वट फ्लावर से ही शहद बन रहा है, तो हम हनी ले रहे हैं। इससे बहुत सारे सोर्सेज पे हम प्लांट पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे सोर्सेज पे हम सोर्सेज के लिए हम एनिमल पे डिपेंडेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। इज इट पॉसिबल कि आप अकेले इस दुनिया में रह जाओ? सबसे सुपीरियर है आदमी, इंसान, ह्यूमन अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है कि हम सबसे ताकतवर है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ इंसान धरती पर रह जाए, कोई एनिमल नहीं हो? चलो प्लांट है, तुम्हें मिल रहा है ऑक्सीजन, मिल रहा है पानी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या पॉसिबल है कि सिर्फ ह्यूमन अकेले सरवाइव कर जाए? स्टूडेंट है, आप कुछ बुलाना है भैया? ओके बेटा, समझ में आया। तो हमें अगर ये सारे सोर्सेस चाहिए तो हमें कंजर्व करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल सोर्सेस से जो हमको मिल रहा है उसको भी हमें कंजर्व करने पड़ेगा, और नेचुरली तो है ही वही ऑक्सीजन और वाटर, इनके बिना तो चलना नहीं है। So in the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective। Taxonomy क्या होता है? Classification, ठीक है, दैट इज एक हायरार्की में अरेंजमेंट करना, टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमिस्ट क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने वाला इंसान जो होता है वो टैक्सोनॉमिस्ट होता है। तो आप ये पूरा ऐसे नहीं हवा हवाई बातें नहीं करोगे कि मैडम बोल रही है तो हम मान लिए। खुद से भी सोचो कि मैम जो बोल रही है वो लॉजिकल है या नहीं, वो रियल है कि नहीं, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है या नहीं। बेसिक लेक्चर में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, व्हाई व्हाट वेयर हाउ सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। लेकिन अभी लिमिट, रिसर्चर नहीं हो, स्टूडेंट हो, इतना व्हाट व्हाई वे हाउ नहीं करना है कि दिन भर उसी में लगे रहे, बहुत लिमिटेड वे में, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब अर्नस्ट मेयर पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट में एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट चाहिए जो पहले ही एनसीईआरटी में लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं मार्क करा देती हूँ। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब आ जाओ ऊपर से पूरा देखते हैं। जन्म मरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं कि अरे 2000 तक जिंदा थे तो इसका मतलब 1800 के तो नहीं होंगे जन्म, ठीक है। तो समहाउ इनकी तो बड़ी अच्छी है कैलकुलेशन, 100 ईयर की लाइफ है, 1904 से 2004 में खत्म, ठीक है। ऐसे याद नहीं करना है आपको सारे साइंटिस्ट के, बट जो इन्फॉर्मेशन है एक बार हो जाता है, और हम तो फेवर करते हैं कि आप पढ़ लो, पढ़ के चले जाओ, अगर आया तो ठीक, नहीं तो एक क्वेश्चन छोड़ना बनता है। उस पर टाइम और उसको उसको तैयार करने में आपके 10 घंटे गए, 2 महीने चले गए, तो वो प्रोडक्टिव नहीं। पढ़ो सब कुछ, लेकिन ये भी एग्जाम क्वालिफाई करना और रैंक लाने का एक स्ट्रेटजी होता है कि क्या नहीं करना है उसमें। वहां पे किस क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उस क्वेश्चन के बदले हो सकता है 4 क्वेश्चन एडिशनल हो जाए। तो ये एक वैसी ही तैयारी की चीज है कि आप इंफॉर्मेशन सारी देख लो, डिस्कवरीज याद रहनी चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहना चाहिए। अब किसी एग्जामिनर का दिमाग इतना खराब है कि वो ये क्वेश्चन बना रहा है, मतलब उसको 90 क्वेश्चन में ये डालना है, तो ऐसे एग्जामिनर को तो क्या ही। ओके, तो उस दिन वो क्वेश्चन छोड़ देना भला है। तो कैम्पटन, जर्मनी, अर्नस्ट मायर, स्पेलिंग याद रखना बेटा। अर्नस्ट मायर, कई साइंटिस्ट है, फिजिक्स में भी अर्नस्ट मायर है, मेयर, मेयर, अलग अलग मेयर है, आप ये स्पेलिंग याद रखना, अर्नस्ट मायर। ओके, जो बायोलॉजिकल फील्ड में तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब आपको जो अभी कहानी सुनाई उसमें ही आपको समझ में आ रहा है कि हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही डाइवर्सिटी की बात कर सकते। एकदम से ऐसा नहीं हुआ है कि ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े किए और इधर ह्यूमन गए, इधर वेल मछली गए, इधर सारे एनिमल गए, इधर प्लांट खड़ा कर दिया और एकदम वो जो मूवी में दिखाते हैं पूरी की पूरी जन्नत बन गई धरती। ऐसा नहीं हुआ है। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, उसी को कलेक्टिवली हम बोलते हैं इवोल्यूशन।
तो ये क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट में आ सकता है। हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब आपको पता है डार्विन जो है वो इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पढ़ा होगा आपने डार्विन की जिराफ की स्टोरी, लामार की जिराफ की स्टोरी, वही वाले डार्विन है। तो वो कब थे बेटा, वो 1800 के एरा में थे, 1860-65 वाला उनका बहुत एकदम गोल्डन डेज वाले थे, 1850। खूब बढ़िया दुनिया को बताते थे कि कब बंदर आया, हम बंदर से आए हैं, दुनिया वाले लड़ते थे इनसे, वो अपना प्रूव करते थे। तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट थे। तो इनको इनके भी कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशनरी पार्ट से दिया। देखो सीक्वेंस समझो, पहले कोई ये समझ रहा है कि हाँ एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, हमें क्या काम देगा क्या नहीं देगा, फिर कहीं जाके वो रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा ना कि कौन किससे जुड़ा है। तो ये बहुत बाद की स्टडी है। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी was one of the 100 greatest scientists of all time. टॉप 100 साइंटिस्ट में है ये। मेयर ज्वाइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953। इन सबकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, रिटायर्ड हो गए। अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट हिज नियरली 18-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, यहाँ से सब आप मार्क, एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। देखो बेटा जो बायोलॉजी का डाइवर्सिटी पढ़ रहा है उसको मतलब बायोलॉजिकल हिस्ट्री और फिलोसफी में तो इंटरेस्ट होगा ही। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology. Origin of species is difference. Origin of species diversity is different. Diversity is given by Mayer. The central question of evolutionary biology की कैसे origin हुआ है, कौन किससे related है. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. ये question है बेटा, इसको 5 mark, 5 star दो इसको। ये question है यहाँ पे और ये question है, बाकी सारी information secondary। बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो अभी तक एक्सेप्टेड डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय हॉर्स्ट मेयर। Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology. बैजन प्राइज, एक साथ इनको मिलना बहुत मुश्किल है कि एक ही पर्सन को तीनों प्राइज मिला हो, लेकिन इनको तीनों मिला है। क्रेफोर्ड प्राइज इज नोबेल प्राइज, इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज फॉर बायोलॉजिकल फील्ड। ओके, Belgian Prize, International Prize for Biology in 1994 and the Crawford Prize in 1999. Died in 2004. ओके बच्चों, अब हम बताते हैं अपने हिसाब से थोड़ी बात। ये हो गया, ये भी ठीक है, ये ठीक है। इंटरेक्शन है डिफरेंट लेवल इन ऑर्गेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। अभी जैसे मैंने बताया क्या एक ह्यूमन सरवाइव कर सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि सिर्फ ह्यूमन सरवाइव करे। तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप स्टडी कर रहा है, जो फॉर्मेशन स्टडी कर रहा है, उसने इंपॉर्टेंस पे भी स्टडी किया, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका व्यू होगा हिस्टोरिकल। तो इंटरेक्शन एट डिफरेंट लेवल इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग लेवल पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है। अरे अपने लाइफ में ही देखो, जब तुम्हें खाना खाना है तो तुम मम्मी पापा से इंटरेक्ट करोगे, जब तुम्हें हॉर्स राइडिंग करना है तुम हॉर्स से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जब तुम नॉनवेज खा रहे हो तो तुम नॉनवेज से इंटरेक्ट कर रहे हो, जब तुम ऐसे पेट के साथ खेल रहे हो, डॉग खिलाते हैं बहुत लोग, कैट रखते हैं बहुत लोग, रैबिट रखते हैं, तो आप उस वक्त पेट के साथ इंटरेक्ट कर, हाथी पे चल रहे हो हाथी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन है। द लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ, ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लिविंग थिंग होती क्या है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पहला फंडामेंटल, वो अपने को डुप्लीकेट, जिसको आप रिप्रोडक्शन बोलते हो, वही हो गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग। एक सिंगल सेल होगा तो वो रेप्लिकेट कर देगा बाइनरी फिजन करके, एक पूरी बॉडी है उसका कॉपी बन रहा है, दैट इज रिप्रोडक्शन। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। समझ में आया?
कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, इस 2-3 लाइन में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही। आप कहीं पे टच करते हो, हाथ आपका टच होता है, सरफेस गर्म है, आप हटाते हो, तो वो स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में आपका रिएक्शन है, दैट इज कॉन्सियसनेस, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेप्लिकेटिंग, रिप्रोडक्शन, नई जनरेशन को बनाना, कंटिन्यूअस लाइफ स्पैन अपना मेंटेन करके इस धरती से चले जाते हैं लोग, लेकिन जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को, स्टिल जब तक एक्सटिंक्ट नहीं हो रही है तब तक स्पीसीज अगर धरती पे है तो वो किस वजह से है? रिप्रोडक्शन की वजह से। ओके बेटा, ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। आप स्टिमुलस, कॉन्सियसनेस, इसको आप बिना टच किए तो नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे कोई आवाज सुनाई ही नहीं देगी तो फिर मैं हियरिंग कैपेसिटी से जितने रिस्पॉन्स कर रही हूँ वो सारे रिस्पॉन्स खत्म। ऐसे ही करो, इसको समझो, इसमें क्या मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, पढ़ के भी आ जाए, ठीक है। अगर मेरी आंखें नहीं काम कर रही है, मेरी आंखों में समथिंग कुछ हैपन हो गया, तो मुझे जो भी दिख रहा है, अगर मुझे जन्म से नहीं है आंखें खराब, तो मैं उसका विजुअलाइजेशन कर सकती हूँ। लेकिन जिसके बाय बर्थ कर आप उसको कलर के बारे में पता ही नहीं है क्या है, तो उसकी अपनी कैपेसिटी होगी कि वो किस तरीके से डील कर रहा होगा। तो इंटरेक्शन के बिना लिविंग फिनोमेना को आप नहीं जस्टिफाई कर सकते। मेरा हियरिंग, हियरिंग से रिलेटेड है, इंटरेक्शन है, वॉइस, साउंड, वेव, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आ रहा है उधर, फिजिक्स आ जाएगी, वापस आ जाए, ठीक है। टेम्परेचर, कुछ भी जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से ही है। पानी हम क्यों पी रहे हैं? क्योंकि पानी पीने से हमें कोई चेंज लगा, तो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम अपनी वाटर बॉडी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रही है तो वहां पे भी इंटरेक्शन है। These interaction lead to higher level of organization as well as in hierarchy of organizational complexity at all levels. अब ये बड़ा ही कंक्लूडिंग स्लाइड है, इसमें आपको थोड़ा सा हार्ड जा रहा होगा, इसको भी आप इतना मत घुसो। छोटी सी बात है, फिर से इजी इजी सुन लेते हैं। अगर लिविंग की बात कर रहे हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी वो यूनिसेलुलर हो सकता है, वो मल्टी सेलुलर हो सकता है, वो प्रोकैरियोट हो सकता है, वो यूकैरियोट हो। हम तेज हो सकता है बोले, लेकिन कोई टफ चीज नहीं है इसलिए स्पीड तेज रहेगी। सुनना, यूनिसेलुलर कभी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हो सकता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो सकता है, क्लियर। मल्टी सेलुलर कभी प्रोकैरियोट नहीं हो सकता, मल्टी सेलुलर ऑलवेज यूकैरियोट। आई बात समझ में? तो आप सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक कैरेक्टर की बात कर दी कि अगर लिविंग होगा तो उसका एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होगा, वो किसी चीज का तो बना है। वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमने पढ़ के रख लिया है कि वो सेल है। अब सेल में दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या तो वो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होगा तो ऑलवेज यूनिसेलुलर हो जाएगा, यूकैरियोटिक होगा तो अगेन फिर से पॉसिबिलिटी बनती है कि वो या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टीसेलुलर, ठीक है बच्चे। तो आपने उस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे देखा। इसी तरीके से इसकी आप हायरार्की देखोगे तो टिश्यू लेवल आ जाता है, ऑर्गन लेवल आ जाता है, उस पर अभी बात नहीं करेंगे, वो सब आपका आएगा किंगडम में। फिर एक प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कि सारे लिविंग थिंग्स खाना पीना तो खा ही रहे, न्यूट्रिशनल सोर्स चाहिए, तो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो ब्रॉडली, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। नहीं जा रहे अभी हम डिटेल में कि किस तरीके का हेटेरोट्रॉफ, लेकिन हम ब्रॉडली ये तो कह सकते हैं एक खुद खाना बना ले रहा है, एक खाना ले रहा है। तो सारे बनाने वाले में अकेले, फोटोसिंथेटिक करने वाले में वैसे तो प्लांट है, फिर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जैसे मैंने बता रखा है। तो कुछ कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ में लाइट को यूज करने में वेरिएशंस है। अब ये सब आपको किंगडम में पढ़ना है, अभी लिखना नहीं, सिर्फ सुनो कहानी, ओके। लाइट को यूज करके, मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, समझ में आ गया? फूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें आप फोटोसिंथेसिस बोलते रहते हो, लाइट को केमिकल एनर्जी। केमो ऑटोट्रॉफ क्या हो गया? केमिकल को यूज करके वो फूड एनर्जी बना ले, मतलब केमिकल केमिकल में ही चल रहा है। तो ऐसे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज जो लाइट को यूज करके फूड बना रहे वो फोटो ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं, जो खुद का फूड बना रहे वो ऑटोट्रॉफ हो गए, जो लाइट को यूज कर रहे वो फोटो ऑटोट्रॉफ। जो केमिकल, जैसे सी में लाइफ ओरिजिन हुई थी, पहले फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, पहले केमो ऑटोट्रॉफ आए थे, पढ़ाया बेसिक्स में। सबसे पहले जो सूप बताया था, सूप को ठंडा किया था और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बताया था दे आर केमो ऑटोट्रॉफ, ओके। आर्की बैक्टीरिया है, तो केमिकल को यूज करके फूड बनाने वाले केमो ऑटोट्रॉफ हो गए। हेटेरोट्रॉफ जो बनाएंगे नहीं, खाएंगे बस लेके।
इतनी सी कहानी आपको ध्यान में रखना है कि बेसिक्स क्या है। लिविंग वर्ल्ड अपने आप में बहुत डाइवर्सिटी है, सब चीज है। फिर से एनसीईआरटी के कुछ लाइनें हैं, क्वेश्चंस देखते निकलेगा तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, है ही। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, है ही। अभी हम घूमते फिरते हैं, देखते हैं चारों तरफ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert, or hot spring, leave us speechless. तो अब हम आगे बोलेंगे, वो बोल ही दिया, स्पीचलेस हो गए अपन, है ना। तो है ही, डाइवर्सिटी तो है बेटा, ये सब समझ में आता है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ फ्लावर और द अटैकिंग शार्क evokes awe and a deep sense of wonder। ये सब चीजों को देख के हम अगर सोचने बैठ जाएंगे तो सिर्फ हम सोचते ही रह जाएंगे। और यूट्यूब पे अगर प्लेलिस्ट देखने लगे तो एक के बाद एक के बाद एक देखते देखते हमारे सालों बीत सकते हैं, और इनका कोई अंत नहीं है कि कितने वैरायटी ऑफ डिस्कवरी चैनल अगर थोड़ा बहुत भी तुम लोग देखते हो तो उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के और कितनी सारी दिखाते हैं, ठीक है। और मेरे भाई बहन मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे उन सबकी नॉलेज है। तो मैं बायोलॉजी पढ़ती हूँ इतना भी नहीं पता भाई, मैं बायोलॉजी पढ़ती हूँ उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे सब पता है। तो ह्यूज रेंज है बेटा ऑर्गेनिज्म की, और उनके बीच में डाइवर्सिटी। The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि कोई एक सिंगल स्पीसीज की जो आप स्क्रीन देखते हो, नंबर्स देखते हो, उसको आप उस स्पीसीज का पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर रत्नागिरी में हम जस्ट सपोज कर लेते हैं कि 1 लाख लोग रहते हैं, तो 1 लाख लोगों के घर में फूड की सप्लाई मेंटेन करनी है, 1 लाख लोगों के घर में मिल्क की सप्लाई मेंटेन होनी चाहिए। ओके, अगर मिनिमम आप देखोगे तो कितने भी गरीब हैं लेकिन वो खाना पीना तो करेंगे, तो मिनिमम लेवल पे एक सप्लाई होनी चाहिए। पूरी सिटी में एक वाटर सिस्टम होना चाहिए, सबके लिए पानी रीचेबल होना चाहिए, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन करेगी, ये रिक्वायरमेंट सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, तभी वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना बेसिक काम कर पाएंगे, और उसके बाद वो जिस भी ऑक्यूपेशन में है जो भी है वो करेंगे। समझ में आए। तो इस तरीके से अब आप रत्नागिरी की जगह पूरे वर्ल्ड को ले आओ, तो पूरे वर्ल्ड पे जो सारा सिस्टम एनर्जी और न्यूट्रिएंट का चल रहा है उसमें इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, और वो पूरा एक आपस में इंटरेक्ट करते हुए कई सारे पॉपुलेशन इंटरेक्ट करेंगे तो वो कम्युनिटी बन जाती है। ओके, ये आपका पूरा 12th का लास्ट यूनिट में ले गया आपको इकोलॉजी। आप यहाँ शुरू में स्टार्ट करोगे और एंड होगा आपका 12th में, और बीच में पूरी डाइवर्सिटी और फिनोमिना बायो। ओके, सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। लाइफ क्या है? दिस क्वेश्चन हैज टू implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living। आप लिविंग को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ये बोल दो कि नॉन लिविंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग में नहीं है, या तो आप ये बोल दो लिविंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नॉन लिविंग में नहीं होती है। दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे एक कॉइन के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं बेटा, दो फेस होते हैं, उसी तरीके से लिविंग को आपको आइडेंटिफाई करना है। आप बोल दो भाई ये नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लिविंग में नहीं है, तो भी वो लिविंग हो जाएगा। लिविंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन लिविंग में नहीं है, वही सब ये कहानी किस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है। इज अ टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग के अलग उनका अपोजिट क्या बिहेवियर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड द सेकंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। क्यों है लाइफ, कैसी है लाइफ, कैसी है लाइफ, क्यों, कैसे बढ़ती है लाइफ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं कि लाइफ जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिविंग को लिविंग होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ता है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चंस फिलोसफिकल, वही कि ब्रह्मा जी कहे कि बेटा ये खीर खा लो तो ये बच्चा पैदा हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो अपन वो सब बातें नहीं करते। जब अपन साइंटिफिक अप्रोच पे बात करते हैं तो हम लोग को जो अप्रोच रहेगा दैट इज टुवर्ड्स द इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग थिंग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, हमारा अप्रोच हमेशा वैसा रहे।
वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। पहली बात तो आप अब थोड़ा सा साइंटिफिकली बात कर लेते हैं। लिविंग है मतलब कोई चीज जिंदा है, अलाइव है। अलाइव है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब कई स्लाइड में यही चलता रहेगा, ध्यान से सुनो। पहली चीज, वो ग्रोथ को शो कर सकता है, करेगा, वो बढ़ेगा या तो नंबर में या तो साइज में। अभी हम एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। या तो उसके नंबर को बढ़ा दो, 2 to the 4 करते चलो, या तो उसके साइज को बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ पैटर्न को शो करेगा। फिर रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करेगा। हेरिडिटरी, इनहेरिटेंस, ट्रेट को ट्रांसफर करेगा। होम्योस्टेसिस, उसके बॉडी के अंदर जो भी एक्शन चल रहे हैं, जो भी रिएक्शन चल रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर उसका एनवायरमेंटल इंटरेक्शन जरूरी। एक नॉर्मल कंडीशन, एक रेंज, ऑप्टिमल रेंज को मेंटेन करना फॉर द एक्टिविटी ऑफ ऑल द एंजाइम्स। ओके, पढ़ा हमने। मेटाबॉलिज्म, अगेन वो रिएक्शंस जो चल रहे हैं वो सब क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग होगा तो वो ग्रोथ शो करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो हेरिडिटरी को शो करेगा, उसके पास होम्योस्टेसिस होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, एंड रिस्पॉन्स करने की हैबिट होगी। क्लियर बेटा? और देख लो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, एडॉप्टेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन। ऑर्गन क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हम लिविंग की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे मिनिमम से स्टार्ट करें। यूनिसेलुलर, तो सेल आ गया, सेल में ही आ गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल्स को आप पहले देखते हो, और ग्रुप ऑफ सेल्स और हायरार्की इवोल्यूशन आप पढ़ते हो, तो फिर वहां पे आप बात करते हो टिश्यू आ गए, ऑर्गन आ गए, ऑर्गन सिस्टम। बेटा तुम लोग रिज्वाइन करना सेम लिंक से। अब कुछ टर्म्स को समझ, ग्रोथ, अभी रुक टर्म पे बात। आदत थोड़ी है खराब, हम कभी आते ही नहीं ऐसे कि जिसको बुक में दिखाया गया, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो किसी भी लिविंग को लिविंग होने के लिए पहले उसके अंदर का साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट आना पड़ेगा, तभी जाके आप मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ की बात कर सकते हो। तो जब क्वेश्चन में आपको एक को प्रायोरिटी देने को बोले और सबसे पहले की बात है, दैट शुड बी प्रोटोप्लाज्म। ओके बेटा, फिर बनती है सेल। सेल बनी होगी तब उसको चाहिए खाना। ओके, खाना, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, कॉन्शियसनेस, हेरिडिटरी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इसी के लिए एक साइंटिफिक टर्म है इरिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हीलिंग, एडॉप्टेशन थ्रू एवोल्यूशन। तो दीज आर द रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कहीं पे आपको 5 देगा, कहीं पे आपको 6 देगा, लेकिन उसके वेरिएशंस को आपको समझते हुए इतने प्रोसेस जो आप मिनिमम देखते हो, एक लिविंग सिस्टम एदर यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, वो एक्सक्रीशन करेगा ही, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगी, वो हेरिडिटरी पैटर्न को शो कर रहा होगा, उसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो वहां पे यूनिवर्सल है। समझ में आया? देखो, प्रोटोप्लास्ट तो होगा ही होगा, न्यूक्लियस नहीं होगी तो फ्यूज हो जाएगा। न्यूक्लियस अगर नहीं है, प्रोकैरियोट की बात करो तो वो साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म है वहां पे, अदरवाइज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो एक एक थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं बेटा अपन। प्रोटोप्लाज्म वाला पॉइंट ध्यान रखना, अब हम आपको बता देंगे, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनसीईआरटी में कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले एक पोर्शन में, फिर टैक्सोनॉमी है, उसके बाद आ जाएगा आपका एड, टैक्सोनॉमिकल एड, कि किस चीज की हेल्प से आप सारी टैक्सोनॉमी करते हो। तभी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आएंगे एनसीईआरटी पे, उसमें लिखा होगा व्हाट इज लिविंग से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके अंदर हिडन है, हेडिंग नहीं मिलेगा आपको। चलो अभी ध्यान से देखो, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्रोथ के पैटर्न दो तरीके से हो सकता है, या तो नंबर बढ़ा दो या तो साइज बढ़ा दो। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास का ही मतलब हो गया इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ विद द डायरेक्शन इज डेवलपमेंट, दिस इज स्टेटमेंट बेटा।
नोट रहना चाहिए सबके पास, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर ग्रोथ एक डायरेक्शन में होगा तो इट कंस्टिट्यूट्स द डेवलपमेंट। आपके हाथ की, आपके हाइट की, आपके पूरे बॉडी की साइज एक डायरेक्शन में बढ़ रही है तो आपकी बॉडी डेवलप हो रही है। एक न्यू बॉर्न बेबी, एक साल के बच्चे, एक 5 साल के बच्चे, एक 15 साल के बच्चे में डिफरेंस है। ओके बच्चा, तो ग्रोथ विद डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो पैटर्न है उसे को फॉलो करेगा तो वो डेवलपमेंट को रेज कर देगा। A multicellular organism grows by cell division, माइटोसिस अभी अभी खत्म किया। ग्रोथ के लिए कौन सा डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? माइटोसिस। इन प्लांट द ग्रोथ अनलिमिटेड एंड लोकलाइज, ये भी टर्म पढ़ चुके हो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिकल टिप, देयर इज अनलिमिटेड एंड लोकलाइज। लोकल उसी जगह से ग्रोथ होगी जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। अनलिमिटेड, जब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है वो आगे की तरफ ग्रो करता रहेगा। बट स्पीसीज टू स्पीसीज इट इज लिमिटेड। समझ में आ रहा है? इन एनिमल्स द ग्रोथ इज लिमिटेड एंड अनलोकलाइज। सभी स्टेटमेंट है बेटा, सब एमसीक्यूज आए हुए हैं। लिमिटेड एंड अनलोकलाइज। आपका हाथ बढ़ रहा है तो वो लोकली नहीं बढ़ रहा है, यहाँ की हड्डी से टिप पे नहीं बढ़ रही, पूरी की पूरी बोन डेवलप हुई और पूरा मसल सिस्टम, ब्लड की सप्लाई, सब कुछ डेवलप हुआ। ओके, तो लोकलाइज नहीं है, लेकिन लिमिटेड है। ठीक है, एक एवरेज हमें पता है कि हाँ इस ह्यूमन का एवरेज साइज इतना ही जाएगा, इसके फिंगर्स के नंबर इतने हो सकते हैं, इसके फिंगर्स की साइज, हम हर चीज को लिमिट में देते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम एक रेंज रहेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी सेल डिवीजन में आ चुका है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोथ इज सेम इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। अब डिफरेंस पे आ जाओ। ग्रोथ क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या आप हर ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो? हम यहाँ पे इतनी बुक रखी है, 10 बुक और रख दें, इसके ऊपर अपना लैपटॉप भी रख दें, बैग भी रख दें, तुम भी बैग रख दो, तो ये साइज में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। साइज में बढ़ने से ये लिविंग नहीं हो जाएगा। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। हर ग्रोथ को आप लिविंग बीइंग से कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि लिविंग बीइंग होगा तो वो ग्रो करेगा। प्रोकैरियोट होगा तो वो डिवाइड करके नंबर बढ़ा लेगा, यूकैरियोट होगा तो वो डिवाइड करके नंबर भी बढ़ाएगा और सेल की साइज को भी बढ़ाएगा, पूरी की पूरी बॉडी को ग्रो कराएगा। क्लियर है बच्चों? तो ग्रो बाय सेल डिवीजन। इनसाइड, अब वही इनसाइड वाली बात कर लेते हैं। अब हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि हम 5 साल के थे तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारा लेप लगा दिया और बाहर की तरफ से हमको बना रहे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, किसी के साथ भी नहीं हुआ है। तो हम सबकी ग्रोथ कैसी है? इंटरनल ग्रोथ है। एक आप पपी लेते हो तो पपी छोटा सा लाते हो, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो क्या है? इंटरनल ग्रोथ। बाहर से उसके कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। बाहर से जो आपको चेंजेस दिख रहा है वो भी बाहर से नहीं है, वो अंदर जीन से ही आ रहा है। ओके बेटा, इतना क्रोमोसोम न्यूक्लियस डिटेल में पढ़ाने का मतलब है कि अब आप बेसिक बायोलॉजी को हर जगह कनेक्ट करके पढ़ो। तो ग्रोथ, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ग्रोथ इज इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, देन इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेटा। लिविंग होगा तो वो ग्रो करेगा, लेकिन हर ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं कह सकते। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज नॉन लिविंग आल्सो ग्रो इन मास, दिस इज अगेन स्टेटमेंट। और ये ग्रोथ कैसा है? आउटसाइड है। हो गया बेटा? क्लियर है सबको? ग्रोथ क्लियर है? तो ग्रोथ आपको बस यहाँ से जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन मिलता है वो डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनसाइड, आउटसाइड, बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे अगर ग्रोथ से क्वेश्चन आए। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में तो पूरी आपकी ये अगला तक काफी टाइम तक आपको पढ़ना है, 12th तक जाएगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आप छोटे क्लास में भी पढ़े हो। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अगर सिर्फ आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल आप बोलते हो। 3 में आते हो तो ए सेक्सुअल के अंदर वेजिटेटिव भी ले आते हो, प्लांट्स वाला। तो दैट इज टर्मिनोलॉजी। रिप्रोडक्शन में ज्यादा बात करेंगे इसमें। अब कुछ पॉइंट जो स्टेटमेंट वाइज आते हैं उसको ध्यान से देखो। फंजाई मल्टीप्लाई थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स,
एसेक्सुअल स्पोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्पोरिक माइटोसिस, माइटोसिस हो गई। इन लोअर ऑर्गेनिज लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, नाम सुना है हाइड्रा? हाँ, किस फाइलम में आता है? सिलेंट्रेटा, निडेरिया, हाँ दोनों एक ही होते हैं, सिलेंट्रेटा निडेरिया एक ही फाइलम का नाम। रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बडिंग मेथड पढ़ा होगा, उसमें फटाफट इमेज बनाते होंगे। बडिंग मेथड में सबका फेवरेट है हाइड्रा, ठीक है। इमेज बना के लिख के आगे ऐसे बनाते होंगे, ऐसे एक छोटा सा बर्ड, इसके टेंटिकल्स, इसका टेंटिकल्स, फिर ये बर्ड अलग हो जाएगा, ये पूरा बर्ड बड़ा हो जाएगा, तो बडिंग हो जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज लाइक, अब ये क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट्स आपको रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, एल्गी और अमीबा, प्रोटोजोआ हो गया आपका, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया होगा, तो रेंज ऑफ ऑर्गेनिज कवर हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ, अभी अभी बताया, ग्रोथ इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज ग्रोथ इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एल्गी हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी यूनिसेलुलर है तो उसका रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दैट इज इक्वल, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अच्छा, ग्रोथ में यहाँ पे मास नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है, नंबर बढ़ रहा है, एक से दो बनते हैं, रिप्रोड्यूस होके बाइनरी फिजन करके, उसी तरीके से ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेल से दो सेल हो गया। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगेन ये हम पहले भी बता चुके हैं तुम लोगों को। मैनी ऑर्गेनिज लाइक म्यूल, खच्चर, खच्चर पता है गधा और घोड़े के बीच का, गधा और घोड़े के हाइब्रिड से जो एनिमल बनता है उसको बोलते हैं खच्चर, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है घोड़े जैसी और अकल होती है गधे जैसी, ठीक है। तो खच्चर को यूज किया जाता है, जो आपने अमरनाथ यात्रा या कोई ऐसे मूवी में सीन देखा होगा, तो घोड़े पे लोग बैठ के जाते हैं और खच्चर पे सामान बैठ के जाते हैं, ठीक है। तो उसके पास स्ट्रेंथ होती है घोड़े जैसी, लेकिन वो गधे और घोड़े के बीच क्या है, वो फर्टाइल नहीं होता है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो नेचर में होने वाला नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन है जिससे म्यूल बनते हैं। फिर वर्कर बी, हनी बी वाले केस में मैंने आपको बताया था कि क्वीन बी रिप्रोड्यूस करती है, ओके, और मेल से रिप्रोड्यूस करती है, ड्रोन बोला था हमने। तो इसमें भी एक ऐसे कैटेगरी आ गई जो वर्कर बी वाली है, वो तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रही है, समझो बस अभी यहाँ पे एग्जाम्पल को समझो, फिर से उसके जेनेटिक्स पे नहीं जाना है, अभी बहुत बार आएंगे क्वीन बी, वर्कर बी, ड्रोन। तो वर्कर बी जो थी वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, लेकिन लिविंग है, खच्चर भले ही सामान ले जा रहा है लेकिन लिविंग है, ओके। एक इनफर्टाइल कपल है, आपके सोशल समाज में बहुत सारे लोग हैं अभी जिनको बेबी नहीं हो रहे हैं, आप क्या उनको नॉन लिविंग घोषित कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगेन it is the characteristics of living organism but it is not the defining property of living organism. defining property का मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, सभी लिविंग में हो रहा है, मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था मेटाबॉलिज्म के टाइम में। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल, ये आपको एग्जांपल याद रहने चाहिए, do not reproduce, therefore reproduction also cannot be an all inclusive डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग में ये प्रोसेस हो ये जरूरी नहीं, ओके। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपको समरी में वहां पे दिया हुआ था उसी का ये चार्ट है, पढ़ा भी होगा ये छोटे क्लास में, अभी नहीं पढ़ा है तो बहुत सारा रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको, प्लांट में, एनिमल में, उसमें बात करें। फिर आता है मेटाबॉलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स में मेटाबॉलिज्म, अभी सेल बायोमोलिक्यूल दोनों को पढ़ते वक्त आपने कई बार ये टर्म सुना है, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल either by breaking down or by joining is known as metabolism, ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो कैटाबोलिज्म होगा, ज्वाइनिंग होता है एनाबोलिज्म होता है, लेकिन इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। आप इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लो या आप अगेन व्हेल मछली को ले आओ, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है,
ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। मेटाबॉलिज्म सबको पता है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहाँ पे? चलो एक बार ये पढ़ ही देते हैं तुम्हारे लिए। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। अब मेटाबॉलिज्म को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हो? एक सेल के अंदर, एक बॉडी के अंदर यूनिसेलुलर, फिर से वही बात है, सेल क्यों लिखा है? क्योंकि यूनिसेलुलर भी हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एक सेल के अंदर, बॉडी के अंदर सारे आप कलेक्टिव रिएक्शंस की जब बात करते हो, दैट इज मेटाबॉलिज्म। इसीलिए मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, बहुत ह्यूज पाथवेज होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑलवेज एब्सेंट, कोई भी लिविंग ऑर्गेन, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई 8 बजे से जिस दिन क्लास होती है उस दिन तो मेरा गलत सुन रही है। अब देखो, जैसे यहाँ पे टेबल चेयर रखी हुई है, क्या ये मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसमें आप कोई केमिकल लाके डाल दो तो क्या ये रिएक्शन शो करेगा? करेगा। केमिकल रिएक्शन शो करेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नहीं कोई रिएक्शन शो कर। एक टाइम में ये वुड भी लिविंग रही होगी जब ये पार्ट पेड़ में था। ठीक है, जब ये पेड़ में भी था तो भी वहां नॉन लिविंग था, अगर वुड की बात। ठीक है, तो पेड़ जब बन रहा होगा, जब कभी ये बना होगा, इसका ओरिजिन हुआ होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो ये लिविंग रहा होगा। लेकिन आज ये टेबल में कन्वर्ट हो गया है, तो ये नॉन लिविंग है और इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चल रही है। मेटाबॉलिज्म एब्सेंट इन नॉन लिविंग। आइसोलेटेड, दिस इज द क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में, लेबोरेटरी में आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, दैट इज इन विट्रो। अब सिंपल आपको पता है कि ये जोड़ के ये मिलता है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं और उसकी सिंथेसिस, उस रिएक्शंस को हम लोग टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं। केमिकल लैब में देखा होगा, ट्यूब, ग्लास का ट्यूब होता है, उसी को बोलते हैं। तो वो टेस्ट ट्यूब में क्वेश्चन ये पूछता है कि उस टेस्ट ट्यूब में होने वाला रिएक्शन लिविंग है या नॉन लिविंग है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है, वो टेस्ट ट्यूब लिविंग हुआ या नॉन लिविंग हुआ। समझ में आ रहा है? तो द रिएक्शन इज लिविंग रिएक्शन, बट टेस्ट ट्यूब इज स्टिल नॉन लिविंग। कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा है। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। टोटल है। आप जब टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हो तो यू आर either फोकसिंग ऑन सर्टेन रिएक्शन और यू आर परफॉर्मिंग सिंगल रिएक्शन। सिंगल रिएक्शन हो सकता है, ग्रुप ऑफ रिएक्शन हो सकता है, लेकिन पूरी मेटाबॉलिज्म को तो आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं ला रहे होगे। जो 3000 रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं एक सेल के अंदर, वो तो आप एक साथ नहीं कर रहे होगे टेस्ट ट्यूब में। ओके, वहां पे प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन पूछता है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। स्टेटमेंट ध्यान रखना बेटा। रिएक्शन जो होते हैं, उस प्रोसेस को आप कह सकते हो कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने की मैकेनिज्म है, ये प्रोटीन बनाने की मैकेनिज्म है। ठीक है, इससे इसमें हमने लाइपेज एंजाइम डाल दिया। आपका लाइपेज एंजाइम आपके सर्फ एक्सेल में प्रेजेंट है बेटा। वो जो डाल के तुरंत व्हाइट ऐड आता है, वो क्या हो रहा है? आपके ऑयल लगा होगा तो क्या लगा? फैट लगा। फैट को डाइजेस्ट करना है तो लाइपेज एंजाइम, तो सर्फ एक्सेल में डाल दो लाइपेज एंजाइम। तो वो जब स्टेन पे जाएगा तो वो वहां पे डिग्रेडेशन करेगा। तो वो रिएक्शन तो हो गई, लिपिड की हाइड्रोलिसिस कर दिया उसने, फैट की हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो दैट इज रिएक्शन इज लिविंग, श्योरली लिविंग। वो वही रिएक्शन है जो कि बॉडी के अंदर चल रहा है। बट दैट सिस्टम इज नॉन लिविंग स्टिल। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अभी आपको क्या मिली? पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, देखो 4 प्लस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, जुड़ गए। 4 टूट रहे हैं, टूटने पे हमेशा एनर्जी निकलती है, और कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कॉन्सियसनेस। बेटा समझ में आया तुम लोग को? मेटाबॉलिज्म समझ में आया? टेस्ट ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में और उसी को बार बार पूछते रहते हैं, मैच द कॉलम। और क्लियर है? रिप्लाई करो। अरे हमें पता है बेटा, बोरिंग है बहुत। हमको पढ़ाने में कितना बोर होता होगा तुम समझ नहीं सकते हो।
हमसे चॉइस में कोई पूछे तो हम ये सब कभी पढ़ाएं? तो तुम्हें तो पढ़ना है, तुम्हें तो एग्जाम देना है, इसलिए पढ़ो पढ़ो। कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस तो इंटरेस्टिंग है, आप पूरे दिन भर में जितने कॉन्सियस रहोगे उतना अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, तो कॉन्सियसनेस इज द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फिजियोलॉजी में भी काम आएगा, नर्वस सिस्टम में भी पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ना है, तो एवरीवेयर देयर इज कॉन्सियसनेस। All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues। जो उनके environmental conditions हैं उसके रिस्पेक्ट में वो रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्मोफिलिक क्यों है? क्योंकि वो टेम्परेचर लविंग है। इसका मतलब बाहर की इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का इम्पैक्ट उसको बॉडी पे पड़ रहा है, वो सेंस कर रहा है। आपने कुछ रखा फ्रिज में और उसको आप सेव कर रहे हो, मतलब उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ रुक गई, इसका मतलब उसको टेम्परेचर का फर्क पड़ा है बेटा। आप बाहर रखोगे तो दूध से दही, क्या दूध से दही कभी देखा फ्रिज में बनते हुए? दही जमाने के लिए उसको बाहर रखना पड़ता है, दूध में जामन डाल के पता चला फ्रीज में, जब फ्रीजर में रख दोगे तो वो दही नहीं होगा। ठीक है, फर्मेंटेशन वहां पे रिएक्शंस होते हैं, वो माइक्रोबियल रिएक्शन से बनता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। तो रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। फोटो पीरियड, लाइट के डायरेक्शन में फोटो पीरियडिक पड़ा होगा, लाइट के टाइम ड्यूरेशन से। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ठीक है, प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, दिन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगी, रात में नहीं दिखेगी, पढ़ेंगे ये सब हम लोग डिटेल में। तो फोटो पीरियड इफेक्ट, फोटो पीरियड इफेक्ट कितने घंटे की लाइट में उसके अंदर कौन से चेंजेस हो रहा है। रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, आपको पता है दिन कभी लंबे होते हैं कभी छोटे होते हैं। अर्थ पे जो 365 डेज का क्लॉक चल रहा है आपका 1 ईयर का, उसमें सीजन्स आते हैं, उसमें वेरिएशंस आते हैं। तो दिन का बड़ा होना, दिन का छोटा होना, दैट इज रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। अगेन उनमें हो सकता है कि जो आप विंटर क्रॉप को देख रहे होगे, स्प्रिंग क्रॉप को देखते होगे, समर क्रॉप्स को देख रहे हो, तो समर क्रॉप आप चलो कुछ नहीं है, सब बातें रहते हैं एक साइड में। आपने अल्फांसो तो सबने देख रखा है, हापुस आम। क्या हापुस आम इस टाइम आपको दिख रहा है? पेड़ तो दिख रहा है, आम क्यों नहीं है उसपे? वो सीजन डिपेंडेंट है। लेकिन आपको मार्केट में गोभी क्यों 12 महीने दिखने लगी है? पहले नहीं दिखती थी, हम लोग छोटे थे तो गोभी मतलब ठंडी की सब्जी, वेट करते थे मटर और गोभी के आने की। एक फेवरेट टाइम होता है ना कि खाना पीना कब सबसे अच्छा मिलेगा, क्योंकि तुम लोग की साइड तो वेरिएशन बहुत नहीं है सीजन में। यूपी साइड में ठंड भी अच्छी पड़ती है और गर्मी भी अच्छी पड़ती है। तो हम लोग जो खाने पीने वाला सीजन होता है वो ठंड वाला होता है। बस विंटर वेकेशन हो गई, ठीक, छुट्टियां, समर वेकेशन विंटर वेकेशन तो फिक्स है। विंटर वेकेशन होगी, बस गरम गरम बनता रहे, खाते रहो, रजाई में रहो। तो वो सब चीजें क्यों? क्योंकि हमको इफेक्ट पड़ रहा है, उस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में आई बात बेटा? उसका इम्पैक्ट है अपने बॉडी पे। उसी तरीके से जब आप उस क्रॉप की बात कर रहे हो, जब हमने मैंगो का एग्जांपल लिया, तो मैंगो के जो ग्रो है उसकी जो मंजरी आती है, जो उसमें फ्लावर लगते हैं और वो फिर फ्रूट में कैरी में कन्वर्ट होता है, उस ड्यूरेशन का जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है कि मार्च अप्रैल मई जून, इस ड्यूरेशन में ही वो प्रोसेस चलता है। ओके, तो सीजनल डिपेंडेंट हो गया, तो वो एक तरीके से वो फ्लावरिंग का है। उसी तरीके से कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीजन में ही ब्रीड करते हैं, तो उनको अपन सीजनल ब्रीडर कहते हैं, और ऑब्वियसली वो सीजन पे डिपेंडेंट हो गए, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेंसिटिवनेस किसके थ्रू है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। ऑल ऑर्गेनिज्म कंट्रोल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, पता है हम सबको। ठीक है, हमारा सबका एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। आप यूनिसेलुलर की बात करो, उसका भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है। आपने अमीबा में सिडोपोडिया पढ़ा होगा, इनगल्फिंग मैकेनिज्म है। वो सिंगल सेल ही लेकिन सीडोपोडिया बना के इनगल्फ कर लेता है, डाइजेस्ट कर देता है फिर अपने जो भी उसका फूड है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी बहुत सेंसिटिव है, उसके प्रोटेक्टिव है। तो एक मल्टीपल वर्क उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, क्योंकि वही उसकी बाउंड्री है। आपके बॉडी में आपको स्किन दिख रहे हैं, नेल्स दिख रहे हैं, हेयर दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग तरीके के प्रोटेक्शन के इनके मोड ऑफ एक्शन है। समझ में आया? केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, सिलेक्शन होगा देन एंटर करें। Human beings is the only organism who is aware of himself.
अब देखो बेटा, एक तो होता है कॉन्सियसनेस, एक होता है सेल्फ कॉन्सियसनेस। अगेन ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, ठीक है। सेल्फ कॉन्सियसनेस क्या होगी? हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कहाँ, हमको क्या चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, इसके लिए हम बहुत ज्यादा अवेयर। तो दैट इज सेल्फ कॉन्सियसनेस। सिर्फ ह्यूमन में रिपोर्टेड होता है। कभी देखा है क्या डॉग को तैयार होकर घर से निकलते हुए? नहीं देखा है ना। तो समझो चीजें लिखी क्या है, रटने की जरूरत ही नहीं। सेल्फ कॉन्सियसनेस। ये हो सकता है कि डॉल्फिन को, जैसे आप बहुत क्लोजली आप देखे होंगे, पैरट है, डॉल्फिन है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को बहुत जल्दी समझते हैं। या सर्कस में देखा होगा आपने, बहुत सारे एनिमल्स इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो उनके मोड ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, वो रिपीटेड एक्शन को देख के रिस्पॉन्स करते हैं। उनको ट्रेंड किया गया। उनके अंदर ऐसा नहीं आ गया कि उनको इठलाना है, डॉल्फिन को इशारे दिए गए, तो पेंगुइन का शो चल रहा है, डॉल्फिन का शो चल रहा है, उनको कुछ उसमें मजा नहीं आ रहा। वो नेचुरल नहीं है, वो उनकी ट्रेनिंग। इज इट क्लियर बेटा? तो सेल्फ कॉन्सियसनेस ओनली रिपोर्टेड इन ह्यूमन। कॉन्सियसनेस समझ में आ गया? तो कंक्लूड कर दें आज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? बहुत टफ टॉपिक था, एकदम ध्यान से सुनना। सार्कास्टिक है ये। लिविंग थिंग्स हैव सेल्स, अच्छी बात है। लिविंग थिंग्स सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। ओके। यहाँ पे बहुत तेज आवाज अभी आने लगे तो आप क्या करोगे? अपने कान को दबाओ। बहुत तेज हवा आने लगे तो आप खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हो। बारिश आ रहा है तो आप शेल्टर ले रहे हो। दैट इज ऑल आर रिस्पॉन्सेज बेटा। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोड्यूस करके कोई दूसरे को तो नहीं बना देगा। ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही रहेगा बेटा। लिविंग थिंग्स हैव डीएनए, ठीक है, अच्छी बात है। लिविंग थिंग्स यूज एनर्जी, अच्छी बात है, इसीलिए फूड पे डिपेंडेंट है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप। समझ में आ गया आपको सारे पॉइंट्स? What are the basic needs of living thing? Food, water, air और habitat. कहाँ वो है? A place to live. समझ में आया बेटा? This is the summary कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से आप इस चैप्टर में एंट्री करो। कल देखेंगे थोड़े एनसीईआरटी के पॉइंट और उसके बाद क्लासिफिकेशन वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऐसे लेवल। ओके बेटा, रिवाइज कर लेना, थोड़ा मार्किंग कर लेना और फोकस करो कि अभी जब तक हम ये कहानी वाला चैप्टर चला रहे हैं तब तक आप सेल, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल को पैकअप करके ए कैटेगरी में ले आओ कि मैम पूरा प्रिपेयर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। इसके नीट के एग्जाम के भी आप क्वेश्चंस दोगे तो हम सॉल्व कर लेंगे। और वही पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही है बेटा। हम दे वहाँ बुक में लिखा है, पीडीएफ में लिखा है, आप उसको सॉल्व कर। 2019 में क्या पूछा गया, 18 में क्या आया, 17 में क्या आया, तो 15 ऑनवर्ड्स आपको फोकस करना है। और उसका बेस्ट कलेक्शन लास्ट पेपर जो आपने बायोमोलिक्यूल का दिया है, सेल साइकिल का दोगे आगे, वो कलेक्शंस है पीवाईक्यूज में। और कुछ वेरिएशंस है, कॉम्बिनेशन है मिलेगा। तो फोकस करो अपने उस स्टडी पे, इसको बस आप पैरेलली करते जाओ। चलो बाय बाय।